हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। और ये है मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल जिसको मैंने दीपावली के दिन मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, शायद एक दिन पहले डाला था, लड्डू से रिलेटेड, जो मेरा पेट है। और ये हम लोगों की लाइफ का फर्स्ट पेट है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं इससे। और मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम लोग किसी भी अदर रीजन से डिस्टर्ब रहते हैं, कभी कैरियर, कभी फैमिली इशू, कभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा आपको जो सारी प्रॉब्लम से फ्री हो। तो लड्डू मेरा अच्छा खासा जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज करता रहता है। तो ये है 7 वीडियोस मैंने अपलोड किया है, बट ये था फर्स्ट दिवाली वाला। इसके बाद से मैंने 5 वीडियोस और अपलोड किए हैं, तो टोटल इसमें 7 वीडियोस पड़े हैं। और कुछ ये मैं पहले लड्डू से रिलेटेड कुछ शॉर्ट वगैरह डालती थी। तो चलो फिर बताते हैं आपको कि ये यूट्यूब का चैनल मैंने क्यों ओपन किया है। तो ये मैंने इसलिए ओपन किया है कि स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे कुछ जानना होता है, मुझे कुछ पूछना होता है, और आप लोगों की भी कुछ क्वेरीज रहती होंगी। तो अगर फ्रेशर्स कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो ज़रूर कोई भी कमेंट कर सकते हैं। और जो भी मेरे पास लिटिल बिट नॉलेज है रिगार्डिंग बैंक, तो डेफिनेटली आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइज। सो फ्रीयरली यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेरी इन कॉमेंट बॉक्स एंड I will try to reply when I have time. Okay, so chalo guys, without any further delay I want to start this video. So I am telling you one very interesting thing, that this video which I uploaded before 6 days ago, and this video got 10k views, and at this time I am feeling very overwhelmed. और guys thank you so much इतना सारा प्यार देने के लिए। ये वाला वीडियो है, तो इसमें आपको ये दिखाते हैं कि वेट इसमें आपको ये दिखाते हैं कि 185 कमेंट बताने जा रहे हैं कि 185 कमेंट आए हुए हैं रिगार्डिंग RRBPO इंटरव्यू। लॉट्स ऑफ क्वेरीज यू ऑल इज पेरेंट आस्क टू मी, सो या डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, एंड दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू some student have document related problem and some have other issues. So yeah, today I am going to reply all your queries in detail. And तो गाइस इसमें मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कवर करूंगी जो ओरिजिनल में RRBPO इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेरीज हैं, और कुछ लोग कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैं उन चीज़ों को यहाँ पे कवर नहीं करूंगी। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को सिर्फ हार्ट दे दूँ और उनको रिप्लाई ना करूँ, क्योंकि ये STD का प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ इसमें वैसे पर्सनल चीज़ें मत पूछें कि आपकी एज क्या है, आप किस गाँव में रहती हैं, ऐसे करके आपके हस्बैंड क्या करते हैं, इस टाइप की चीज़ें मत पूछें प्लीज़। और जो RRBPO का इंटरव्यू है, इसमें इसी से रिलेटेड ओरिजिनल जो ऑथेंटिक क्वेरी है, मैं सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई करने जा रही हूँ। जो फर्स्ट कमेंट है ये है सैलन चौधरी का, कि मेरा BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है और मेरा फोर्थ ईयर में सिर्फ BEd के सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, और मैंने सिर्फ BSc के मार्क्स डाले हैं, और मेरा फोर्थ ईयर का रिजल्ट 31 जुलाई 2024 को आया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो इनको मैंने रिप्लाई किया है कि BSc BEd इंटीग्रेटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गुड लक। इसके बाद में हितेश राठौर का कमेंट है कि 10th टू डिग्री का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, अपलोड क्या करना है, प्लीज क्लियर की डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। तो मार्कशीट भी होनी चाहिए और डिग्री और प्रोफेशनल में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने दिया था बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनको डिग्री निकलवाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनका फिर ये था कि वो अल्टरनेट में प्रोफेशनल ले सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कमेंट है राजीव का, कि मेरा OBC NCL 8 में 2023 का बना था, तो अभी का 2024 का बनवाना इंपॉर्टेंट है क्या? पॉसिबल नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। तो इनको मैंने रिप्लाई किया है 2024 का होना चाहिए, यस सारे डॉक्यूमेंट रिसेंट के होने चाहिए इस टाइप के, एक्सेप्ट ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो वैसी चीजें जैसे डोमिसाइल हुआ या EWS सर्टिफिकेट है या NCL वगैरह, या और भी दूसरे डॉक्यूमेंट हैं जो स्टडी से मीन्स जो हमारे क्वालिफिकेशन के हैं उनसे छोड़ के जो है वो सब रिसेंट के बने होने चाहिए। और फिर मिस कोमल सिंह का ये क्वेश्चन है कि दीदी प्लीज रिप्लाई, आई ग्लासेस लगाने पे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं? मेरे आई ग्लासेस का नंबर है -5, बट चश्मा पहनने के बाद आई साइट 6/6 है। तो इनको मैंने रिप्लाई किया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना डीप मेडिकल नहीं होता, ये बैंकिंग है, डिफेंस नहीं। और गुड लक, स्टे कॉन्फिडेंट। और मेडिकल बाद में होता है, सारी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी बिफोर ज्वाइनिंग। देन सी सेड थैंक यू सो मच फॉर आंसर मी। और RK रॉय का ये क्वेरी है कि मैम कॉन्ट्रेक्चुअल employees of autonomous society need NOC or not, please help me. Then I replied, if you are gazetted somewhere then you need NOC, other than I don't think so. और फिर इसके बाद में धनंजय तोमर का एक कमेंट है कि इंटरव्यू कॉल लेटर का भी कॉपी करानी होती है क्या? करवा लो भाई, 1 रुपए में होती है, अगर बच जाएगी तो बाद में काम तो किसी नहीं आएगी, बट एक प्रूफ रखा होगा। जैसे कि मेरे पास अभी तो वैभव यादव का ये कमेंट है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, अप्रॉक्स कितने मार्क्स मिले आपको इंटरव्यू में? तो नहीं, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं फाइनल से आउट हो गई थी, और फाइनल से मैं आउट हुई थी 0.88 से, और मुझे इंटरव्यू में मिले थे 75 आउट ऑफ 100। और फिर टेस्ट सॉल्व करके एक आईडी है, इससे कमेंट आया है कि हाई मैम 20 को मेरा इंटरव्यू है, मैंने एक गलती कर दी है, फॉर्म फिल करने के टाइम मैंने ग्रेजुएशन BA से किया है और स्पेशल सब्जेक्ट में फाइन आर्ट डाल दिया है। जब आप
जबकि फाइन आर्ट मेरी सब्जेक्ट में ही नहीं है। अब डर लग रहा है कि मैं क्या कुछ गाइड मैम क्या आप कुछ गाइड कर सकती हैं, या ये गलती नज़रअंदाज हो सकती है या गया मैं काम से। तो भाई डॉक्यूमेंट की जितनी भी रिलेटेड एरर होती है ये बिगेस्ट एरर होती है, क्योंकि हम लोगों का डीवी जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं आईबीपीएस जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे भरवाता है, तो भाई उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है कि डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं वो सब मैं सबमिट करूँ। अब आपने कुछ गलती कर दी है, मुझे तो नहीं लगता कि वो नज़रअंदाज करेंगे, बट लेट्स होप फॉर बेस्ट। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखते हैं अगर वो नजरअंदाज करेंगे तभी आप बच पाएंगे, वरना आपने क्या किया है, क्या फिल किया है, इन चीज़ों से रिलेटेड वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, तब आप रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे कि आपने मतलब ये तो बच्चों टाइप की चीज़ें आपने कर दी है। रिप्लाई मैंने ये किया ब्रो, वैसे डॉक्यूमेंट की एरर सबसे बड़ी होती है, बट लेट्स होप फॉर बेस्ट इफ दे इग्नोर दिस। गुड लक, कॉन्फिडेंट होकर जाओ और ये भूल जाओ कि मिस्टेक किया है आपने। हाँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचते रहेंगे कि मेरे से मिस्टेक हुई है तो फिर आप बहुत लो कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंट होकर जाइए और सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा। हो गई एरर तो अब हो गई, क्या ही कर सकते हैं। और रूही सोजिया, इनका कमेंट है कि करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए क्या मैम, तो नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अभिषेक श्रीवास्तव को कमेंट आया कि ये कैटेगरी और क्वालिफाइड कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, कैन यू प्लीज टेल मी। तो यस अभिषेक श्रीवास्तव जी, जो भी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है तो समटाइम ऐसा होता है कि कंपैरिजन टू जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है भाई। वैसे इन आईबीपीएस और आरआरबी और हाँ बस ये दो एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, बट मैंने पर्सनली एसबीआई पीओ में देखा है जो फाइनल मेरिट आती है तो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में ह्यूज डिफरेंस होता है उसका जो कट ऑफ जाता है। और प्री और मेंस में कई बार तो ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस जनरल सेम नहीं चला जाता है, लेकिन एसबीआई पीओ में मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी डिफरेंस होता है। और हर्ष राठौर का एक कमेंट है कि सिर्फ मैं भी कानपुर से हूँ, मेरा 18 नवंबर को लखनऊ में है। ठीक है, गुड लक भाई हर्ष राठौर जी। और दीपक सोनी का है मैं भी कानपुर से हूँ, 18 को लखनऊ में मेरा है, गुड लक दीपक सोनी। और अमोल पाटिल का है मैम आपने वो मम्मी वाला पार्ट कट नहीं करना था, वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेल दैट। तो भाई वो थोड़ा इमोशनल पार्ट था कि 8 नवंबर को रिजल्ट आया था और 8 नवंबर को ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी बिफोर मीन्स रिजल्ट आया था, और रिजल्ट उन्होंने प्रॉपर सुना था कि हाँ मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है लखनऊ, बट उसके 2 घंटे बाद ही वो एक्सपायर हो गई थी, तो वो थोड़ा इमोशनल पार्ट था, तो इसलिए मैंने उसको कट कर दिया था। और वैसे उसका इफेक्ट इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा पड़ा नहीं कि अरे भाई, वैसे तो सर ने बोला था कि थोड़ा सिंपैथी गेन करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, जब वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे तो आप ऐसे रिप्लाई कर सकती हैं कि सर रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माय मदर, लेकिन कुछ ज़्यादा उसका असर पड़ा नहीं, तो इसलिए वो इमोशनल पार्ट था अमोल पाटिल, इसलिए मैंने उसको कट किया था। और एसबी चैनल इन्होंने पूछा है मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है क्या, तो भाई आरआरबी पीओ में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ इन 2 एग्जामों में होता है। इसके बाद है दिल्ली के दीवाने, अच्छा ठीक है, आपके कितने मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में और फाइनल मेरिट में आप कितने से आउट थी, तो भाई इंटरव्यू में मुझे मिले थे 75 मार्क्स और मैं फाइनल में आउट थी 0.88 से। मैं दिखाऊंगी, कभी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं अपने मार्क्स जरूर दिखाऊंगी। भोला भाई, इनका एक कमेंट आया कि मैम आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम माई ओपन यूनिवर्सिटी, हाउ कैन आई डील विथ इट, बिकॉज मैंने उस नाइट सिर्फ एक नाइट पढ़ के एग्जाम निकाले हैं। तो भोला भाई ठीक है जी, तो इनको मेरी तरफ से ये रिप्लाई है, इफ यू कैन क्रैक एग्जाम इन 1 नाइट you can crack any interview. By the way, they will check your personality, your talking way and your knowledge regarding banking. Okay, so ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आपने एक नाइट पढ़ के आपने ओपन यूनिवर्सिटी से एग्जाम निकाले हैं। अभी फिलहाल आपने 80% जो रास्ता था वो तय कर लिया है, अब बचा 20%, इसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपके बातचीत करने का तौर तरीका और जो भी बैंकिंग के रिगार्डिंग नॉलेज है। अभी आप एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन जैसे कि स्टैटिक वगैरह बैंकिंग का जो पूछते हैं वो, या करंट में जो चीज़ें चल रही है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और ओरिजिनल बताएं तो जो स्टडी उनको जितना चेक करना था वो मेंस तक ही होता है, मेंस तक उन्होंने ये चेक कर लिया कि आप बैंकिंग के लायक हो या नहीं। ठीक है, इंटरव्यू में तो वो आपको बुलाते हैं आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए कि आपका नॉलेज कैसा है, आप जो बातचीत करते हैं उसका तौर तरीका क्या है। और इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो फिर आप पास हैं। और इसमें कृतिका राठी करके इन्होंने कमेंट किया है कि व्हेन वाज योर इंटरव्यू एंडेड, आई मीन द टाइम व्हेन यू कम आउट। ठीक है, तो एंट्री टाइम थी कृतिका 8:30 बजे और एग्जिट हुई थी 2:30 बजे। और इट्स डिपेंडिंग अपॉन सेंटर टू सेंटर दैट समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एक सेंटर पे, तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग सकता है। और सेंटर टू सेंटर ये वैरी करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं 8:30 बजे गई और 2:30 बजे निकल के आई तो आप सेम आपके साथ भी ऐसा होगा। आप बहुत जल्दी भी आ सकती हैं और आप थोड़ा लेट भी आ सकती हैं, जैसा वहाँ की जैसी मैनेजमेंट होगी वहाँ की व्यवस्था। और इसके बाद में अंकुश राठौर, इनका कमेंट आया है कितने मार्क्स आए थे मैम, तो अंकुश 75 आए थे।
और राजन शर्मा है 8:30 बजे से आप बैठे थे, 1 बजे तक खाना नहीं देते क्या? वो तो भाई खाना SBI PO में भी नहीं मिलता, ये तो RRB PO है और खाना नहीं देते। ये मैंने रिप्लाई किया है। मुझे बिस्किट दिए गए थे, जैसे DV के पहले थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, उसमें सारे स्टूडेंट को बिस्किट दिए गए। उसके बाद में सेम कई लोगों का क्वेश्चन है कि 8:30 बजे शिफ्ट वाले कितने बजे फ्री हो जाते हैं, तो 2 बजे तक मान लो, तो 2:30 तक आराम से। हाउ मेनी सेट ऑफ फोटो कॉपी वी शुड टेक एंड गो द सेंटर? देन आई रिप्लाइड विद 1 सेट ओरिजिनल एंड 1 सेट जीरोक्स होना चाहिए, बट इफ यू वांट टू गो सेफर साइड देन 1 बंडल यू हैव टू टेक मोर। ओके। और हाँ, सोनू प्रणीत करके हैं कोई, इनका एक कमेंट आया है कि मैम टाई वेयर करना जरूरी है क्या? तो भाई ये सब चीज़ें आपकी ड्रेस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने कोट पैंट वेयर किया है तो फिर आप टाई ले सकते हैं, बट टाई ऐसा कुछ है नहीं, कहीं डॉक्यूमेंटल ऐसा लिखा नहीं है कि आपको टाई पहनना है। बट अगर आपको कोट पैंट आप कैरी कर रहे हैं तो फिर आप ले सकते हैं टाई। और इनको मैंने यही रिप्लाई किया है कि कंपलसरी नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन योर ड्रेस। और इसके बाद में फ्लाई स्पोर्ट करके है, इनका एक कमेंट आया कि मेरा क्लास 10th का रिजल्ट नहीं मिला, ओरिजिनल अब क्या होगा, प्लीज इफ यू कैन हेल्प। देन आई रिप्लाइड यू हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर दैट एंड इट मे बी दे गिव यू एनी अदर डेट फॉर दैट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, गुड लक। और वैसे मैं बता दूं कि 10th का एक मेरा भी सर्टिफिकेट था जो खो गया था, बट मुझे इतना टाइम मिल गया था कि इंटरव्यू से पहले कि मुझे पता चल गया था कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तो मैंने अपने बोर्ड से बनवा लिया था, इलाहाबाद बोर्ड से, तो बन गया था। इतना था इनफ टाइम, बट अब तो इतना नहीं दे रहा है IBPS, तो मुश्किल है जो बन पाए। और आशु करके हैं, इनका एक कमेंट है, मेरे पापा के नाम में एक डॉक्यूमेंट में कल्याण स्पेस सहाय है, जबकि फॉर्म और डॉक्यूमेंट में कल्याण सहाय एक साथ है। अच्छा, इनका स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कल्याण सहाय करके बीच में स्पेस दिया इन्होंने और डॉक्यूमेंट में दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, कोई इशू थोड़ी होगा। इनको मैंने रिप्लाई किया है कि इफ दे इग्नोर देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, यस। और एक बैंक वाली करके हैं, इनका ये क्वेरी है कि मैम एक से ज़्यादा पैनलिस्ट अगर, तो ये यार काफ़ी अच्छा कमेंट है बैंक वाली करके। इन्होंने ये पूछा है कि मैम एक से ज़्यादा पैनलिस्ट अगर एक साथ क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे इथिक्स को चेक करने के लिए, और मैं उस टाइम ऑलरेडी किसी पैनलिस्ट के क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, प्लीज़ गाइड। और आपके मार्क्स कितने के इंटरव्यू में, क्या आपने मॉक इंटरव्यू लिया था? तो बैंक वाले, इनको मैंने ये रिप्लाई किया था कि एक साथ तो देखो सारे पैनलिस्ट क्वेश्चन पुट अप नहीं करते। एक पैनलिस्ट से जब दूसरे पैनलिस्ट में चीजें जाती हैं, जब उनका टर्न आता है सेकंड पैनलिस्ट का, तो उनके बीच में एटलीस्ट 30 सेकंड का गैप होता है। एकदम से वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि अभी आप एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो दूसरे पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन पुट अप करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 30 सेकंड का गैप होता है और वो आपको प्रॉपर समय देंगे आपको अपनी चीजें बोलने के लिए कि आप एक्सप्लेन कर पाओ कायदे से, और सामने वाले को मीन्स जिनका भी वो क्वेरी है, क्वेश्चन है जिस पैनलिस्ट का, उसको आप सेटिस्फाइड कर पाओ, तो वो 30 सेकंड का टाइम देते हैं। और इन्होंने ये पूछा है कि मेरा इथिक्स चेक करने के लिए ऐसा हो जाए कि बीच में कोई दूसरा पैनलिस्ट क्वेश्चन पुटअप करने लगे, तो भाई ये UPSC का इंटरव्यू नहीं है, ये बैंकिंग का है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो आपके एथिक्स चेक करेंगे। एंड सेकेंड चीज, इन्हीं का क्वेश्चन है कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे, तो 75 मिले थे। और फिर इन्होंने पूछा है कि आपने मॉक इंटरव्यू लिया था कहीं से? हाँ, हमने ऑफलाइन इंटरव्यू बेस्ट लिया था काकादेव कानपुर में। और क्या पूछा है, हाँ, और घर के लोगों के साथ भी, घर के लोगों का मतलब मैंने अपने इन लॉज के साथ में, तो मेरी शादी नहीं होती, बट स्टिल मेरे इन लॉज ने काफ़ी मेरी हेल्प किया है मेरे इंटरव्यू में। तो जितने भी पैनलिस्ट वगैरह बने थे, तो वो मेरे जैसे सिस्टर इन लॉ हुई, और उन्हीं का एक बच्चा था, और मेरी एक भतीजी भी थी, और एक दो मेरे भतीजे वगैरह थे, और मेरे जो हस्बैंड है वो सब ऐसे पैनलिस्ट टाइप में ऐसे बैठ जाते थे, और वैसे करके मैंने मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस किया था घर में, प्लस ऑफलाइन काकादेव में ज्वाइन किया था। मीन्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके घर में अगर 3-4 कैंडिडेट हैं ऐसे जो पैनलिस्ट बन सकते हैं ऐसे ही घर में, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप कुछ चीज़ें आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर आपको जो एक्सप्लेन करने का तरीका है आपका वो काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर में इतने कैंडिडेट हैं, 3-4 लोग, 2 लोग, इवन 1 लोग भी हैं, तो तब भी काम चला सकते हैं। और जिसके घर में कोई नहीं है, तो वो सिंगल मिरर के सामने बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम जब आप मुंह खोलेंगे वहाँ पे, तो मीन्स आपका माइंड ना ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए आप पहले से बोल बोल के बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें, ताकि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, और जो भी पैनलिस्ट होंगे उनको आप मीन्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर पाएँ अपने रिप्लाई के द्वारा, अपने जो भी आपके वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे और जो आप रिप्लाई करेंगे। तो ये अमन त्रिवेदी करके हैं, इनका एक कमेंट है कि मेरा भी यही सेंटर है, 4 बाग से ऑटो मिल जाएगा क्या? तो अमन त्रिवेदी जी, ये ऑटो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है मिलेगा कि नहीं, बट हम लोग तो कार से गए थे, तो कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ पे उतरना है, कैसे पहुँचना है। बट गूगल की हेल्प ले लीजिए, पहुँच जाइए सेंटर पे, जैसे भी आप मैनेज कर पाएँ।
और मनीषा चौरसिया है, इनका एक कमेंट है, हेलो मैम, एज फार एज आई नो शादी के बाद भी कैटेगरी चेंज हो जाती है, इट इज़ ट्रू। तो इनको मैंने रिप्लाई किया है, हस्बैंड की कैटेगरी जो होगी वही आपकी होगी। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि मायके वाली कैटेगरी कभी, जैसे कि जनरल में हम लोगों को तो ये पता है कि जनरल से हम बहुत ज़्यादा ईडब्ल्यूएस में ही जा सकते हैं, अगर वही 10% के करीब जो कंसेशन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, तो वहाँ से हम जनरल में थे, लेकिन यहाँ हमारा ईडब्ल्यूएस बन गया तो ईडब्ल्यूएस से फिल करने लगे फॉर्म। और बाकी अगर ओबीसी एससी एसटी का है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कैटेगरी चेंज होगी। अगर आप ओबीसी से ओबीसी में ही शादी हुई है, अगर आप ब्राह्मण या मीन्स जनरल कैटेगरी में होगा तो फिर आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। अगर उसी कास्ट में हुआ है तो कैटेगरी तो सेम रहनी चाहिए। ये किसका क्वेश्चन था? ये था मनीषा चौरसिया का। तो अगर जो आपके हस्बैंड की कैटेगरी होगी वही आपकी होगी, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि किस कैटेगरी में वो आते हैं। एस्पायरेंट बैंकर का, मैम मेरे पास डिग्री नहीं है, सिर्फ फाइनल का मार्कशीट है, तो क्या रिजेक्ट कर देंगे मार्कशीट दिखाने से ग्रेजुएशन का? तो भाई मार्कशीट होने के साथ साथ डिग्री या प्रोविजनल में से कोई एक होना चाहिए। वैसे तो डिग्री मस्ट थी, लेकिन अगर डिग्री नहीं होती तो प्रोविजनल से काम चल जाता है। ये चीज़ मुझे पता थी और वही मैंने इनको रिप्लाई किया है। और अक्षरा शर्मा है, इन्होंने पूछा कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, तो 75 थे। और मुस्कान ने बोला है कि जिस वेन्यू में आपका था उसी में मेरा भी है 19 नवंबर को, तो गुड लक मुस्कान जी, बहुत सारे नंबर लेके आइए इंटरव्यू में। और ऐसे करके हैं, आर यू गोइंग फॉर इंटरव्यू दिस टाइम? तो नहीं, मैं इंटरव्यू इस टाइम पर इस बार बिल्कुल भी देने नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो कुणाल सिंह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स कितने मिले थे आपको इंटरव्यू में? 75 मिले थे भाई। इस बार मेंस नहीं हुआ सोनू 7 करके इन्होंने पूछा, इस बार आपका मेंस नहीं हुआ तो नहीं हुआ जी। मार्क्स कितना रहा था आपका? 75। क्या मम्मी को बैठने देंगे मेरे साथ? कार्तिक रॉकर्स जी हैं, इनका एक कमेंट आया भाई, बहुत ही फनी कमेंट है कि क्या मम्मी को बैठने देंगे मेरे साथ? तो वही इंटरव्यू आपका हो रहा है, मम्मी का नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि सेंटर के बाहर तो आप 10 लोगों को लेके जाएं तो मीन्स अलाउ है, वो सेंटर के बाहर ही स्टे कर सकते हैं। सेंटर के अंदर केवल आपको एंट्री करनी होगी, वो भी इंटरव्यू और आधार कार्ड को लेके। और मम्मी का लोगों का ये क्वेश्चन है कि आपको कितने मार्क्स मिले थे? तो मुझे 75 मिले थे और 90 के ऊपर किसी को मार्क्स दे नहीं सकते वो इंटरव्यूअर। कभी आज तक मैंने बैंकिंग की हिस्ट्री में कभी ये नहीं देखा कि 90 के ऊपर किसी को मार्क्स मिले हैं। तो बस ऐसे ही अच्छे मार्क्स होते हैं 80 तक, 80 85 ऐसे करके। रुइया सुसोए ने पूछा है, मैम इंटरव्यू होने के बाद सेंटर से बाहर जा सकते हैं क्या? हाँ, इंटरव्यू होने के तुरंत बाद 2-3 मिनट आपको पता है, आप जैसे ही आपको वो फर्स्ट वाला फॉर्म सबमिट होता है जिसमें हॉबी वगैरह फिल करना होता है, फिर डीवी होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, फिर इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के बाद आपको कुछ भी एक भी मिनट ना सेंटर रुके, आप तुरंत इंटरव्यू के रूम से जैसे निकलेंगे बस तुरंत हॉल से निकल के बाहर एग्जिट कर सकते हैं, बस ऐसा होता है। निधि निधि किरंगिनी, यस मेरा भी 18th को है, गुड लक निधि। और प्रशांत रेड्डी इन्होंने पूछा इन विच लैंग्वेज यू गिव द इंटरव्यू? देन आई वांट टू रिप्लाई प्रशांत रेड्डी के मेरा इंटरव्यू था तो हिंदी में हुआ था, कुछ क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश में पूछे थे वो मैंने बता दिया था। यूजुअली आरआरबीपीओ का इंटरव्यू हिंदी में ही होता है, और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप बता दें। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही तो फिर वो इंग्लिश से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और बस इंटरव्यू का मतलब यही होता है यार, मुझे सेटिस्फाइड करना है लैंग्वेज नो बार कि आपका इंटरव्यू हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। यूजुअली आरआरबीपीओ का हिंदी में होता है और एसबीआई में तो मैक्सिमम टाइम इंग्लिश में होता है, बट उसमें भी ऐसा होता है कि लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी में नहीं दे सकते। एसबीआई में भी बहुत सारे लोग हिंदी में देते हैं। बस उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आप पैनलिस्ट के जितने भी क्वेश्चन है उनको आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। तो मेरा तो हिंदी में हुआ था, और कुछ क्वेश्चन उन्होंने, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने इंग्लिश में पूछा था, तो अगर जब वो हिंदी में पूछते हैं ना तो हमको हिंदी में रिप्लाई करना होता है। अगर वो ट्राई करते हैं कि हम दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछें, तो अगर आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको बता दो कि मैं इस लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज़ आप हिंदी में क्वेश्चन पूछें, तो वो हिंदी में पूछ लेते हैं। और हमेशा से ही आरआरबीपीओ ज़्यादातर हिंदी में ही होता है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम आप बिल्कुल भी लैंग्वेज की टेंशन नहीं लें कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपको हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो आप ये उनको बता दीजिए, तो हिंदी में वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। और अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती, आपको इंग्लिश में आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर आप उनको बोल दीजिए कि आप हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप करें। स्वास्तिक करके इनका भी क्वेश्चन सेम है कि मैडम इन विच लैंग्वेज इंटरव्यू डन, इट इज़ कंपलसरी टू गिव इन इंग्लिश? तो नहीं भाई, इंग्लिश में कंपलसरी नहीं है। और आकांक्षा चंद्रा का है, कास्ट सर्टिफिकेट का भी बता दीजिए, और रेजिडेंस सर्टिफिकेट। हाँ, रेजिडेंस क्या, जिस स्टेट से आपने रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप किया हो तो उस स्टेट का होना चाहिए सर्टिफिकेट, इसलिए कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं यूपी के, तो ये कन्नड़, तमिल, तेलंगाना इस टाइप की ऐसी जगहों से नहीं पढ़ सकते क्योंकि भाई हम लोगों को कन्नड़ नहीं आती है और तेलुगु नहीं आती है, तो ऐसी जगहों से नहीं फिलअप कर सकते। हाँ, जहाँ पे हिंदी होगी, जैसे हम लोगों की यूपी में हिंदी है जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे ही हम लोग ब्रांच में काम करेंगे तो वहाँ की जो ऑडियंस होती है, वहाँ के जो लोग होंगे, तो उनको मीन्स कस्टमर सर्विस जो आप देंगे उन लोगों को, उनको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी होता है। और काफ़ी सारे इलिटरेट लोग भी होते हैं, तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलेंगे। तो अगर हम एज ए ऑफिसर उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि एजुकेटेड आपके कस्टमर नहीं होते हैं और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो फिर ये लैंग्वेज का इशू आता है।
इसलिए जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया हो वहीं का डोमिसाइल चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आकांक्षा चंद्रा, मैंने आपका ये क्वेरी जो है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया हो। जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया हो, ये मैटर नहीं करता कि आप अगर आप यूपी से हैं और फिर आप कर्नाटका से फिलअप करें तो फिर आपको वहीं का डोमिसाइल चाहिए होगा, कर्नाटका का। और मोनिका राणा ने पूछा है कि दी टेलीग्राम आईडी क्या है आपकी। तो अभी टेलीग्राम आईडी, यार मेरा फ़ोन डैमेज है, मैं जब अपना फ़ोन सही कराऊंगी तो डेफिनेटली मैं बता दूंगी किसी वीडियो में कि मेरी टेलीग्राम आईडी क्या है। तो गुड लक चैंपियन, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं RRBPO के लिए। और इनमें से अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आई होप कि मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया है। फिर भी स्टिल अगर कोई क्वेश्चन बच रहा हो तो किसी कमेंट में, किसी वीडियो में कमेंट कर देना, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर से ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगी। तो बस ये था क्वेरी बेस्ड वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने सारी क्वेरी का रिप्लाई किया है। अगेन मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।